नमस्कार, मैं मणिभूषण। पैरामीशियम के लास्ट पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। पैरामीशियम टॉपिक के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। 8वें नंबर के वीडियो में मैं इसके प्रजनन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अलैंगिक प्रजनन जो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है उसके बारे में स्टडी की। उसके बाद कॉन्जुगेशन जो लैंगिक प्रजनन है उसके बारे में स्टडी करी। के लैंगिक प्रजनन के अन्य प्रकारों के बारे में इस लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्जुगेशन के बाद जो दूसरा प्रकार का लैंगिक प्रजनन इसमें होता है उसको हम कहते हैं ऑटोगेमी या ऑटोमिक्सिस। सबसे पहले डब्ल्यूएफ डिलर ने इसको पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर ढूंढा। यह पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर यह प्रक्रिया होती है। तो इसको इसने नाम दिया ऑटोगेमी या सेल्फ कॉन्जुगेशन। इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव के दो लघु केंद्रक या युग्मक केंद्रक आपस में संयुक्त होकर युग्मनज केंद्रक बनाते हैं। इसको सेल्फ कॉन्जुगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्जुगेशन में दो अलग अलग एनिमल आपस में ज्वाइंट होते हैं, उनके न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज होते हैं, फिर उनमें वो घटना होती है। परंतु इसके अंदर दो अलग अलग एनिमल आपस में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर एक ही एनिमल के अंदर सारी घटनाएं होती है, इसलिए इसको सेल्फ कॉन्जुगेशन किया गया। अब स्वयं की प्रक्रिया की बात की जाए, सबसे पहले क्या होता है, पैरामीशियम ओरेलिया में घटना होती है। सबसे पहले क्या होता है, दोनों लघु केंद्रकों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पैरामीशियम कोरिलिया में हमने शुरू में पढ़ा था कि पैरामीशियम कोलेटम, पैरामीशियम की जो स्पीशीज है पैरामीशियम कोलेटम, उसके अंदर एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक होता है। परंतु जो उसकी दूसरी स्पीशीज है पैरामीशियम ओरेलिया, उसके अंदर एक बड़ा केंद्रक और दो छोटे केंद्रक, मतलब एक मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके दोनों माइक्रोन्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इससे क्या प्रकार होता है, 8 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। इस 8 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस में से 7 तो हो जाते हैं डिसअपीयर, ये गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक बचता है जिसमें एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं। इसी बीच में सारी घटनाएं हो रही होती है। जो गुरु केंद्रक होता है वो टूट के बिखर जाता है और गायब हो जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता। अब जो समसूत्री विभाजन के बाद 2 माइक्रोन्यूक्लियस बने, वो कोशिका मुख के पास आके एक प्रोटोप्लाज्मिक कोन में प्रवेश कर जाते हैं और संगलित होकर एक जाइगोट बना लेते हैं। अब ये दो होता क्या, वापस समझाऊं, दो जो माइक्रोन्यूक्लियस है उन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। 8 माइक्रोन्यूक्लियस बने, जो हैप्लॉइड होते हैं अगुणित होते हैं। उन 8 में से 7 गायब हो गए, बचा एक। अब उस बेक में वापस समसूत्री विभाजन होता है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस बने। अब ये दोनों माइक्रोन्यूक्लियस कोशिका मुख की तरफ जाते हैं या साइटोस्टोम के पास जाते हैं और एक प्रोटोप्लाज्मिक कोन में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों के दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं या उनमें संगलन हो जाता है और एक जाइगोट या सिनकैरियन का निर्माण होता है। अब इस जो जाइगोट बनता है इसके अंदर फिर 2 बार विभाजन होता है और 4 केंद्रक बनते हैं। 4 में से 2 तो मैक्रो होते हैं और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। इसके पश्चात कोशिका काय और लघु केंद्रकों में एक साथ विभाजन होता है, जिससे 2 संतति प्राणी बनती है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, जो सेल बॉडी होती है। अब वो माइक्रोन्यूक्लियस, अब दो मैक्रोन्यूक्लियस हो गए, 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो गए। अब क्या होता है, एनिमल भी डिवाइड होता है और माइक्रोन्यूक्लियस में भी डिवाइडेशन होता है। तो उससे क्या होता है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन गए और दोनों एनिमल में 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो जाते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस हो जाता है। इस प्रकार से एक संतति से 2 संततियों का निर्माण हो जाता है। अगर इसको हम डायग्रामेटिक समझें तो देखो सीधी सी बात है, ए डायग्राम के अंदर एक ही एनिमल है, मैक्रोन्यूक्लियस गायब हो गया, माइक्रोन्यूक्लियस में दोनों में अर्धसूत्री विभाजन हुए, 8 बने, 8 में से 7 गायब हो गए। दूसरे नंबर के डायग्राम में बचा एक। ये एक आपस में प्रोटोप्लाज्मिक कोन में जाके आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं। चौथे नंबर के डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब इसमें वापस से विभाजन होता है और 4 न्यूक्लियस बनते हैं। 4 न्यूक्लियस क्या होते हैं, जिसमें 2 मैक्रो 2 माइक्रो। अब क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस में तो विभाजन नहीं होते, अब माइक्रोन्यूक्लियस में वापस से विभाजन होता है, उसके साथ एनिमल में विभाजन होता है। अब देखिए माइक्रोन्यूक्लियस में विभाजन हुआ तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन गए, एक मैक्रोन्यूक्लियस, और इसी साथ एनिमल में विभाजन हुआ। इस प्रकार प्रत्येक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बन जाते हैं, जिसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। ये संपूर्ण घटना ऑटोगेमी या ऑटोमिक्सिस कहलाती है और यह पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर होती है। यह इसका पूरा का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो पैरामीशियम में पाया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोगेमी। यह घटना आर बिशरमैन ने ढूंढी। यह घटना भी पैरामीशियम कोलेटम के अंदर पाई जाती है। पैरामीशियम कोलेटम मैंने पहले बताया कि एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक ही माइक्रोन्यूक्लियस होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कॉन्जुगेशन के समान ही होती है। इसमें 2 छोटे छोटे पैरामीशियम अस्थायी रूप से मुख्य सतहों द्वारा जुड़ जाते हैं।
केंद्र की विभाजन भी संयुग्मन के आरंभिक विभाजन के समान ही होता है, परंतु इनमें साइटोगैमेट्स के बीच में केंद्र की विनिमय नहीं होता, बल्कि प्रत्येक प्राणी के दोनों युग्मक केंद्र की आपस में संगलित हो जाते हैं। साइटोगेमी घटना आर विशर्मन ने ढूंढी पैरामिशियम क्वार्टम में। इसमें क्या होता है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन के समान दो एनिमल होते हैं, वेंट्रल साइड से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। कोशिकाओं केंद्र को भी विभाजन होता है जिस तरह से कॉन्जुगेशन में होता है, परंतु केंद्रकों का आदान प्रदान इसके अंदर नहीं होता है। विभाजन होने के बाद वापस से वो दोनों एनिमल अलग हो जाते हैं और जो उसी एनिमल का जो केंद्रक होता है, माइक्रो न्यूक्लियस होता है, उसी साइटोगैमेट्स होता है, उसी एनिमल के दूसरे साइटोगैमेट्स से फ्यूज होता है। बस इसके अंदर ये डिफरेंस आता है। संयुग्मन में हमने देखा कि दोनों एनिमल्स के जो दो साइटोगैमेट्स बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा इनएक्टिव होता है, बड़ा छोटा एक्टिव होता है, बड़ा इनएक्टिव होता है। तो क्या होता है, छोटा जो एक्टिव होता है वो दूसरे पैरामीशियम के साइटोगैमेट से जो दूसरे पैरामीशियम के बड़े साइटोगैमेट से जाके जुड़ जाता है या फ्यूज हो जाता है, परंतु इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर छोटा साइटोगैमेट्स अपने ही एनिमल के बड़े साइटोगैमेट से फ्यूज होता है और जुड़ के आगे की प्रक्रिया अपनाता है। मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस कॉन्जुगेशन के समान ही होता है, बस अंतर ये होता है कि दोनों कोशिकाओं में साइटोगैमेट्स का आदान प्रदान नहीं होता। इसी घटना को हम कहते हैं कोशिका युग्मन या साइटोगेमी। लास्ट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है एंडोमिक्सिस। ये घटना भी पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। इस घटना को वुडरूफ और अर्डमैन ने खोजा था। यह घटना समय समय पे 30 दिन के अंतराल के अंदर पैरामीशियम के अंदर होती रहती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले माइक्रोन्यूक्लियस टूट के बिखर जाता है, गायब हो जाता है। मैक्रोन्यूक्लियस का किसी प्रकार के लैंगिक विभाजन में कोई रोल नहीं होता। हर प्रक्रिया में इसका यही होता है, वो टूट के बिखर जाता है और गायब हो जाता है। लैंगिक जनन के अंदर जो सारा रोल होता है वो माइक्रोन्यूक्लियस का होता है। पैरामीशियम और ओरेलिया में दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, मैं पहले बताया था। अब जो बड़ा वाला केंद्रक है वो टूट के बिखर गया। अब जो दो छोटे केंद्रक बचे, माइक्रोन्यूक्लियाई बचे, उनमें 2 बार विभाजन होने से क्या होता है, 8 केंद्रकों की विभाजन रचना होती है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें सिंपल विभाजन होता है। 2 बार समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे क्या हुआ, 8 माइक्रोन्यूक्लियस बन गए। अब उस 8 में से 6 तो हो जाते हैं गायब, अब बचे 2। अब इसी अवस्था में पैरामीशियम में विभाजन चालू हो जाता है। पैरामीशियम विभाजन चालू होने से अब क्या होता है, 2 लघु केंद्रक या छोटे केंद्रक बचे, वो दोनों छोटे केंद्रक एक एक पैरामीशियम में चले जाते हैं और 2 पैरामीशियम बन जाते हैं, जिसके अंदर एक एक छोटा केंद्रक होता है। अब इसी प्रकार से माफ कीजिएगा, इसी प्रकार से एनिमल विभाजन चालू हो जाता है। अब इस छोटू केंद्रक में 2 बार विभाजन फिर होते हैं, वापिस से 4 केंद्रक बनते हैं। अब इस प्रकार से 2 लघु केंद्रक और 2 बड़े केंद्रक बनते हैं। ये 2 लघु केंद्रक 2 बड़े केंद्रक दोनों अलग अलग एनिमल में बन जाते हैं। अब वापिस से पैरामीशियम का विभाजन होता है, जिसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस का विभाजन होता है। अब माइक्रोन्यूक्लियस से वापस विभाजित होकर 2 हो जाता है, इसी प्रकार से पैरामीशियम विभाजित होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण प्रोसेस के अंदर लास्ट में 4 पैरामीशियम की संतति बनती है, तो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा आखिरी में ढंग से समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पैरामीशियम ये पहला है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस है, दूसरे के अंदर बड़ा वाला तो टूट के बिखर के गायब हो गया, 2 छोटे बने, उनमें समसूत्री विभाजन हुए, 8 बने, 8 में से 6 गायब, 2 बचे। इसी समय एनिमल विभाजित हो गया, दोनों के अंदर एक एक चला गया। अब इसमें फिर से विभाजन हुए दोनों एनिमल के अंदर, तो 2 न्यूक्लियस बने। अब इन 2 में फिर वापस हुए तो 4 न्यूक्लियस बने, 4 में से 2 मैक्रो, 2 माइक्रो। अब इसी प्रकार से वापिस से एनिमल विभाजन होता है और 1 मैक्रो और 1 माइक्रो अलग अलग में चल जाता है। माइक्रो पुनः विभाजित होकर 2 माइक्रोन्यूक्लियस बना लेता है। इस प्रकार से एक पैरामीशियम से 4 पैरामीशियम बनते हैं, जिसके अंदर 1 मैक्रोन्यूक्लियस होता है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। तो यह संपूर्ण घटना कहलाती है एंडोमिक्सिस या अंतः मिश्रण, जो पैरामीशियम ओरेलिया में पाई जाती है। अब पैरामीशियम में डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्मिक कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला तो होता है कप्पा पार्टिकल, ये जो पैरामीशियम की कोशिका दलों के अंदर पाए जाते हैं। इसको टीएस सोनेनबर्ग ने ढूंढा था। ये क्या करते हैं, पैरामीशियम की जिन 2 प्रजातियों के प्राणी परस्पर मिलते हैं, कभी कभी उन 2 प्रजातियों में से एक प्रजाति जीवित रहती है, दूसरी मर जाती है। इनमें से जीवित रहने वाली प्रजाति को मारक और दूसरी प्रजाति को सेंसिटिव कहते हैं। मारक प्राणियों में स्व प्रतिकृति कारक या सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोशिका द्रव्य कण पाए जाते हैं। इनमें डीएनए होता है, इन्हें कप्पा कण कहते हैं।
ये कप्पा कण क्या कहते हैं, पेरासीन उत्पन्न करते हैं, पेरामेसिन उत्पन्न करते हैं। ये पेरामेसिन जहरीला होता है जो दूसरे पेरामेसियम को मार देता है। ये कह रहा है कि भाई उसके कुछ कभी कभी क्या होता है, पेरामेसियम की दो डिफरेंट जातियां आपस में मिलती है, तो एक डिफरेंट जाति दूसरी जाति को मार देती है। कैसे मारती है, क्योंकि उसके कोशिका द्रव्य में कुछ सेल्फ रेप्लिकेटेड कण पाए जाते हैं, उनके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये कण क्या काम करते हैं, ये एक प्रकार का जहर बनाते हैं जिसको कहते हैं पेरामेसिन। ये जहर ये जल में छोड़ देते हैं जिससे कि वो दूसरी जाति मर जाती है। जो जाति मारती है वो जाति तो कहलाती है किलर, और जो जाति मर जाती है वो कहलाती है सेंसिटिव। ये गण और ये जो कण कहलाते हैं जिनके कारण पेरामेसिन नामक जहर बनता है, उस कण को हम कहते हैं कप्पा पार्टिकल्स या कप्पा कण। इसी प्रकार के उसी प्रकार जो मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया वही इसके बताया, पेरामेसिन उत्पन्न करते हैं, ये दूसरी प्रकार की जाति को मार देते हैं। इस कप्पा कण को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे प्रकार के कण पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पाई कण। पाई कण को होते हैं ये म्यूटेंट, ये भी के कण के म्यूटेंट फॉर्म ही होते हैं, परंतु ये किसी विषैले पदार्थ को नहीं रिलीज करते या इनके कारण किसी विषैले पदार्थ को नहीं बनाते जो दूसरी जातियों को मारते नहीं है। तीसरे होते हैं म्यू पार्टिकल। ये म्यू पार्टिकल भी मारक होते हैं, ये भी पॉइजन बनाते हैं या ऐसा केमिकल बनाते हैं दूसरी जातियों को मार देते हैं। जब कॉन्जुगेशन, ऐसी जातियों में कॉन्जुगेशन होते हैं, जैसे दो पेरामीशियम में कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो एक में म्यू कण है जिसमें दूसरे में म्यू कण नहीं है, तो वो जिसके अंदर म्यू कण है वो दूसरे वाले को मार देगा। अगर वो म्यू कण उसके अंदर है तो वो दूसरे वाले एनिमल को नहीं मारेगा। तीसरे पार्टिकल होते हैं लैम्डा पार्टिकल। ये भी मारक पेड़ होते हैं जो दूसरे पेरामीशियम को किल कर देते हैं। तो मतलब ये तीन पार्टिकल पाए जाते हैं जिनके कारण दूसरी जाति के पेरामीशियम को वो मार देते हैं, जैसे कप्पा कण, म्यू कण एंड लैम्डा कण। पाई कण होता है, इसमें मारने पे दूसरे प्राणी को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता या मारने की क्षमता नहीं होती। तो ये चार प्रकार के नॉर्मली इसमें कण पाए जाते हैं। इस प्रकार पेरामीशियम का पूरा टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।